हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप यूपीसी नेट, जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 1 सिनोनाइम्स और एंटोनाइम्स वगैरह को सॉल्व किया। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लीज़ डू वॉच दोज लेक्चर्स। वो भी आपके एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होंगे। बट लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ। हमारे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट रेजोल्यूशन और साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कितने में दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ₹149 में प्रोवाइड की जा रही है। इसको आप कहाँ से एसेस कर सकते हैं? इसको आप हमारे ऐप टारगेट गुरुकुल ऐप से एसेस कर सकते हैं। तो आज ही आप ये कोर्स ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमसे जिन्होंने लास्ट ईयर जिन बच्चों ने जुड़ा था वो आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और अपने सपने को साकार कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी मेहनत करते रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो चलिए हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द सिनोनाइम ऑफ अबैंडन। अब सिनोनाइम क्या होता है? सिनोनाइम होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो ऑप्शन है लीव, कैच, परस्यू या फिर अडॉप्ट। तो अबैंडन मतलब क्या होता है? अबैंडन मतलब होता है किसी को छोड़ देना। छोड़ देने को हम क्या बोलते हैं? अबैंडन बोलते हैं, या फिर खारिज करना। ठीक है। अब लीव मतलब भी छोड़ देना होता है। कैच मतलब क्या होता है? कैच मतलब होता है पकड़ लेना। तो इससे सेंटेंस क्या बनेगा? आई रैन टू कैच द बस। मैं दौड़ा बस को पकड़ने के लिए। ठीक है। परस्यू मतलब क्या होता है? परस्यू मतलब होता है लक्ष्य, या फिर लक्ष्य रखना, या फिर चेस करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू परस्यू बीएससी नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो क्या हो गया? आई वॉन्ट टू परस्यू मतलब मेरा लक्ष्य है कि मेरे को बीएससी नर्सिंग कहाँ से करनी है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करनी है। तो परस्यू का मतलब भी समझ आया होगा। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। जैसे रीना अडॉप्टेड द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैड डाइड। तो रीना ने उस बच्चे को गोद लिया जिसके पेरेंट्स मर गए थे। तो कैच तो एंटोनिम हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। परस्यू दूर दूर से कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन भी गलत। अडॉप्ट ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? लीव का मतलब क्या होता है? लीव का मतलब होता है छोड़ देना। तो सिनोनाइम ऑफ अबैंडन क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, लीव। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। अब एंटोनिम मतलब क्या होता है? एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मीनिंग हमें ढूंढना है। अब हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली हो या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल बोलते हैं। तो एग्रेसिव, जो हॉस्टाइल होगा वो एग्रेसिव होगा ही होगा, तो ये तो सिनोनाइम हो गया। जो एग्रेसिव होगा वो भी रूड होगा, तो ये भी सिनोनाइम हो गया, ऑप्शन सी। एग्रेसिव होगा तो वो खड़ूस होगा ही, हॉस्टाइल होगा तो वो खड़ूस होगा ही होगा। तो इसका ऑप्शन डी भी क्या हो गया? सिनोनाइम हो गया हॉस्टाइल का। तो एंटोनिम कौन होगा? जो अनफ्रेंडली, उसका एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। अब फिर यहाँ क्या आ गया? फ्रेजेस आ गया। वो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक अनार 100 बीमार। तो वैसे ही उस फ्रेजेस आ गई। कौन सा फ्रेज आ गया इंग्लिश में? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये आप लोग अपने सपने को साकार करने के लिए कर रहे हो। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रात में देर तक काम करना ताकि आप अपने सक्सेस को क्या कर सको? अचीव कर सको। तो ऑप्शन ए है वेस्ट टाइम,
ऑप्शन बी है वर्क लेट एट नाइट, ऑप्शन सी है स्लीप लेट, डी लाइट अ कैंडल। तो लाइट अ कैंडल तो कोई एंगल से नहीं होगा। लेट सो गए तो फिर आप अपने सपने को सच नहीं कर पाओगे, तो ये ऑप्शन भी गलत। टाइम वेस्ट करोगे तब भी आपका सपना सच नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज वर्क लेट एट नाइट। क्यों वर्क लेट एट नाइट? ताकि आप अपने सक्सेस को क्या कर सको, अचीव कर सको। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड फॉर, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनियस, स्कॉलर, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए होंगे, बट इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओमनीसेंट। ओमनीपोटेंट कौन होता है? ओमनीपोटेंट होता है वन हु इज पावरफुल, जिसके पास सारे पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट बोलते हैं, जैसे कि गॉड। अब स्कॉलर क्या होता है? स्कॉलर, आपने ये जवानी है दीवानी मूवी देखी होगी, इसमें स्कॉलर नैना थी। तो स्कॉलर कौन होते हैं? स्कॉलर वो पर्सन होते हैं जो बहुत सारे अवार्ड्स जीतते हैं। एक तो अवार्ड्स जीतते हैं और दूसरा क्या होता है? एक सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नैना इज अ स्कॉलर इन फिजिक्स, मतलब नैना क्या है? फिजिक्स में मास्टरी है, ठीक है। नैना को फिजिक्स में मास्टरी है, नैना इज ए स्कॉलर इन फिजिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसको सब कुछ पता है। और जीनियस मतलब क्या होता है? जीनियस मतलब होता है जो इंटेलिजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीनियस बोलते हैं। तो इसका हो गया एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस पर्सन, ठीक है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन नो डाउट जीनियस पर्सन थे, उनको साइंस का पूरा नॉलेज था, बट आप उनसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लो, आप उनसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लो, आप उनसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ लो, तो वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो वो नो डाउट जीनियस थे, बट वो उनको सब कुछ के बारे में नहीं पता था। तो आई होप जीनियस, स्कॉलर, ओमनीपोटेंट, तो जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओमनीसेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है? अकोमोडेशन का। तो अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन होता है जहाँ पे हम रहते हैं, उसको जिस जगह के रहने को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ACCOMMODATION। तो ऑप्शन ए गलत, ACCM यहाँ डबल नहीं है, ए यहाँ पे सी डबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब लास्ट में डबल एम, ए की जगह ओ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमें यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। और अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? अंडरलाइन वर्ड हमारा स्वीटली है। अंडरलाइन वर्ड क्या है? अंडरलाइन वर्ड हमारा स्वीटली है। अब मैंने कल आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया था, कौन कौन से होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन होता है, जो नेमिंग वर्ड होता है, वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है, जो हमारे नाउन को क्वालिफाई करता है, जैसे आई वेयर रेड कैप, तो रेड क्या एडजेक्टिव है। एडवर्ब होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब वर्ब को जस्टिफाई करता है। प्रोनाउन होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। और प्रेपोजिशंस होते हैं, जो ऑन, अंडर। तो ये सब हमारे कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब यहाँ पे देखो, शी सैंग अ सॉन्ग स्वीटली, शी सैंग अ सॉन्ग स्वीटली, उसने गाना गाया, कैसा गाया? स्वीटली गाया। तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये स्वीटली किसको जस्टिफाई कर रहा है? सॉन्ग को नहीं। ये स्वीटली किसको जस्टिफाई कर रहा है? ये स्वीटली उसने कैसा गाया? उसने स्वीटली गाया। तो ये सैंग को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ सैंग हमारा वर्ब है, तो स्वीटली क्या हो जाएगा? स्वीटली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। शी क्या है? शी प्रोनाउन है। शी सैंग व्हाट? शी सैंग सॉन्ग। तो सॉन्ग क्या है हमारा? सॉन्ग हमारा यहाँ पे नाउन है। तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हुए होंगे। उसने कैसा गाया? उसने स्वीटली गाया। तो स्वीटली किसको जस्टिफाई कर रहा है? सैंग को। तो यहाँ पे ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा? यहाँ पे एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें टेंस को चूज करना है। बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री। अब यहाँ क्या है? नेक्स्ट ईयर। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो भी होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। तो विल का यूज तो होगा, तो कंप्लीटेड ऑप्शन गया ऑप्शन ए।
ऑप्शन सी भी गया, हैज़ कंप्लीटेड। अब क्या होगा, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल कंप्लीट हर डिग्री, या बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों यहाँ ऑप्शन डी होगा, ये कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने से पहले उसके पास क्या होगी, उसके पास उसकी डिग्री होगी। इसलिए हम यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ किया, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन डी को यूज़ किया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस क्या है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या कंडीशनल सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो होगा नहीं, वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा नहीं, ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे द स्काई इज़ ब्लू, द कैट सैट ऑन द मैट। तो ये सब क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, अगर तुम हार्ड स्टडी करोगे, तभी तुम क्या होगे, तभी तुम सक्सीड होगे अपने लाइफ में। तो ये क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम सक्सीड करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वो कैसा सेंटेंस है। सेंटेंस है, प्लीज क्लोज द डोर। ये कौन सा सेंटेंस है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब कोई भी करेक्ट सेंटेंस होता है, अब पहला है, शी डू नॉट नोज हिम, शी डजंट नोज हिम, शी डजंट नो हिम या शी डोंट नो हिम। अब देखना, अब याद रखना, जब भी डू, डज या डिड आता है इंग्लिश में, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब नो का फॉर्म कैसा होगा, V1 V2 V3 V4 V5। क्या हो जाएगा, नो, न्यू, नोन, नोइंग और नोज। ठीक है, तो शी डू नॉट नोज मी, तो यहाँ क्या आ गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ गया, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। शी डजंट नोज मी, तो यहाँ भी क्या आ गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शी डजंट नो हिम या शी डोंट नो हिम, तो डज, डोंट, तो डू कैसा होता है, डू हमारा प्लूरल है। ठीक है, और डज कैसा है, डज हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो शी डोंट नोज हिम, तो ये डोंट के साथ, डू के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शी डजंट नो हिम, वो मेरे को नहीं जानती। तो यहाँ पे डज के साथ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसको हमें पैसिव में बदलना है कि दे वेयर वॉचिंग द मूवी। अब पैसिव सेंटेंस में क्या आता है, बाय आता है और ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो इसका पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका पैसिव सेंटेंस हो जाएगा द मूवी, और वेयर वॉचिंग है तो वेयर वॉचिंग की जगह अब क्या हो जाता है, द मूवी, पास्ट में तो ये पास्ट में ही चेंज होगा, द मूवी, मूवी सिंगुलर है तो वॉज, द मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाई, और दे क्या हो जाएगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा, द मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाई देम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप एक्टिव पैसिव क्लियर हुआ होगा आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। अब कल मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो दो लोग आपस में बात करते हैं, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब यही बात हमको तीसरे पर्सन को बताना, तो हम क्या बताएंगे, हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही said that he had finished
his work। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। वो बोला कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, he had finished his work। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें आर्टिकल से फिल करना है। दिस इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब एच से स्टार्ट हो रहा है तो बहुत लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे कॉन्सोनेंट देख के। बट इसको हम हिंदी में अगर पढ़े, दिस इज डैश ऑनेस्ट, तो किसका प्रोनाउंसिएशन आता है, ओ का प्रोनाउंसिएशन आता है, ओ का। अब औ क्या होता है, औ स्वर होता है। हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, तो औ क्या होता है, स्वर होता है। तो जहाँ पे स्वर का प्रोनाउंसिएशन आता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो दिस इज एन ऑनेस्ट मैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें सिनोनाइम ढूंढना है। किसका सिनोनाइम ढूंढना है, रैपिड का। अब सिनोनाइम पता है, सेम मीनिंग। रैपिड मतलब क्या होता है, रैपिड मतलब होता है जल्दी, फास्ट। तो स्टिल ऑप्शन गलत, स्टिल मतलब जो रुका हुआ है। स्लो यानी धीरे, काम भी यानी धीरे धीरे जो सब कुछ मैनेज करे उसको हम बोलते हैं काम। तो रैपिड का सिनोनाइम क्या होगा, रैपिड का सिनोनाइम हमारा फास्ट होगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, जो कृत्रिम है, मतलब जो मैन मेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या चूज करना है, एंटोनिम, अपोजिट। फॉल्स, तो जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मैन मेड है, तो वो फॉल्स तो होगा ही होगा, तो ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। डुप्लीकेट, ऑफ कोर्स जो आर्टिफिशियल है वो डुप्लीकेट भी होगा, तो ये ऑप्शन भी सिनोनिम में हो गया। स्मार्ट, स्मार्ट तो एनी हाउ नहीं मैच करा आर्टिफिशियल से, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होता है, आर्टिफिशियल का एंटोनिम होता है जो चीज़ रियल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे ईडियम है, फिर उसका मीनिंग पूछ रहा है। अब ईडियम क्या है, ईडियम है हमारा, ईडियम मीनिंग किसका है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब क्या होता है, अ बैड सिचुएशन, अ हिडन कर्स, अ हिडन बेनिफिट या मिस्टेक। तो हम बोलते हैं ना, यू हैव कम इन माई लाइफ एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब तुम मेरे जीवन में आए हो एक, मतलब अंधेरे में एक उजाले की तरह, मतलब एज अ बेनिफिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ हिडन बेनिफिट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और ये क्या है, इसमें पूछ रहा है वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसा पर्सन जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, उसको एग्नोस्टिक बोलते, थीस्ट बोलते, एथिस्ट बोलते या रैशनलिस्ट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भगवान पे बिलीव नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एथिस्ट बोलते हैं। थीस्ट कौन होता है, थीस्ट होता है जो बिलीव करता है, हु बिलीव इन गॉड। ठीक है, कभी भी याद रखना, ए लग जाता है, ए मतलब होता है नहीं, मतलब एथिस्ट हो गया जो गॉड पे बिलीव नहीं करता। अब एग्नोस्टिक कौन होता है, एग्नोस्टिक होता है जो श्योर ही नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते ही कि नहीं है, नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मानता है भगवान में या नहीं भी मानता है, इसको पता ही नहीं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। और रैशनलिस्ट कौन होते हैं, रैशनलिस्ट वो होते हैं कि जो कोई भी चीज़ के पीछे एक तर्क खोजते हैं कि हाँ ये सही है तो क्यों सही है। तो ये बेसिकली ये ओपिनियन अपना किस बेसिस पे फॉर्म करते हैं, ये ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न के बेसिस पे ये अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनको रिलीजन वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड इज नोन एज एथिस्ट एंड वन हु बिलीव इन गॉड इज नोन एज थीस्ट। और एग्नोस्टिक क्या होता है, जो श्योर ही नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। और रैशनलिस्ट होता है जिसको गॉड से कोई रिलीजियस वाले चीज़ों से मतलब ही नहीं है। ही समवन जो अपना तर्क के बेसिस पे, अपने रीज़न के बेसिस पे अपने ओपिनियन को क्या करता है, फॉर्म करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है। किसका बताना है, एम्बैरेसमेंट का। अब एम्बैरेसमेंट क्या होता है, एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदा होना। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, EMBARRASSMENT। अब ढूंढ लो ये कहाँ पे है, तो EMBARR नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत।
EMBA, यहाँ पे सिंगल एस है तो ये ऑप्शन भी गलत। EMBA यहाँ पे डबल आर नहीं है तो ऑप्शन डी भी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। ही, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? गिफ्ट। अब ही गेव मी अ गिफ्ट तो क्या हो जाएगा? ही गेव मी वॉट। यहाँ पे गिफ्ट किसका आंसर दे रहा है? यहाँ पे गिफ्ट वॉट का आंसर दे रहा है। तो वॉट क्या होता है? वॉट का जो आंसर दे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट क्या है? यहाँ पे गिफ्ट हमारा नाउन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब ही क्या है? ही प्रोनाउन है, ठीक है। गेव क्या है? गेव वर्ब है। और मी भी यहाँ पे क्या है? मी भी यहाँ पे प्रोनाउन है। तो ही गेव मी अ गिफ्ट, ही गेव मी वॉट, ही गेव मी अ गिफ्ट। तो यहाँ पे वॉट का आंसर गिफ्ट है, इसलिए इसको हमने क्या मार्क किया? इसलिए हमने इसको नाउन मार्क किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। अब आर, वेयर, हैव, इज। तो नाइदर ऑफ द बॉयज हैव प्रेजेंट, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो हैव तो ऐसे ही गया। अब यहाँ पे सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? आर भी प्लूरल, वेयर भी प्लूरल और इज भी प्लूरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइदर ऑफ द। नाइदर मतलब क्या होता है? दोनों में से, दोनों में से कोई भी नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नाइदर बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी नहीं मतलब हम यहाँ एक की बात करें कि दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर। नाइदर के साथ याद रखना, जब भी हम क्या लगाते हैं हमेशा हम सिंगुलर लगाते हैं। तो नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेंटेंस का टाइप बताना है। प्लीज पास मी द सॉल्ट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, वेयर हैव यू बीन। तो ये क्या हो गया? इंटरोगेशन करना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क, अलास वी लॉस्ट द मैच, ओह यू वॉन। तो ये सब क्या हो गया? यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी। और डिक्लेरेटिव क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि द स्काई इज ब्लू, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कैसा हो गया? ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज पास मी द सॉल्ट। ये क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट हो रहा था, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। क्या बताना है? मीनिंगफुल सेंटेंस। अब जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। द टीचर स्ट्रिक्ट इज वेरी, कोई मतलब बन रहा है सेंटेंस का? कोई मतलब नहीं बन रहा है। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सेंटेंस का मतलब बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, वेरी इज स्ट्रिक्ट टीचर द, कोई भी इधर उधर वर्ड्स को बस अरेंज कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन डी क्या है? टीचर द स्ट्रिक्ट वेरी इज, कोई मतलब नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है? उसमें भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव है तो बाई का यूज होगा और ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा। शी इज बेकिंग अ केक, तो अ केक पहले आएगा, अ केक। और शी इज बेकिंग, वो अभी भी क्या कर रही है? अभी भी बेक कर रही है। अ केक इज बीइंग, इज बीइंग आ गया तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो इज बीइंग बेक्ड बाय, और शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में चेंज हो जाएगा। तो इसका पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी इज बेकिंग अ केक, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय हर। तो अ केक इज बेक्ड बाय हर, ये ऑप्शन गलत। अ केक वॉज बेक्ड बाय हर, ये ऑप्शन भी गलत, सी। ऑप्शन डी, अ केक इज बेक्ड बाय हर, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय हर। अब यहाँ पे क्या है? हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अब सिंपल है, यहाँ जॉन सेड आई विल हेल्प यू, जॉन क्या बोला? कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब
इनडायरेक्ट स्पीच को मैंने पहचानने का सबसे आसान तरीका बताया था। क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में? दैट होता है। ठीक है, आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, जॉन सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ये हो सकता है। जॉन सेड ही विल हेल्प मी, यहाँ पे दैट गायब है तो ये ऑप्शन तो गलत। जॉन सेड ही वुड हेल्प मी, ये ऑप्शन भी गलत, दैट गायब है। जॉन सेड आई विल बी हेल्प, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा है दैट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप इसको ये भी कर सकते हो, जॉन सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली जॉन से बात करूँ तो जॉन क्या बोला? आई विल हेल्प यू। यही मैं अपने तीसरे फ्रेंड को बताऊंगी तो उसको मैं क्या बताऊंगी कि जॉन मेरे से कह रहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा। तो जॉन सेड दैट ही वुड हेल्प मी। तो आई होप इनडायरेक्ट स्पीच भी क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्टिकल का यूसेज है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर तो कोई डेफिनेट फील्ड है नहीं। अगर हाँ, ही वॉन्टेड टू बी डैश सिविल इंजीनियर, तो ही वॉन्टेड, या फिर जॉन इज डैश सिविल इंजीनियर, तो यहाँ पे सिविल क्या है? स्पेसिफिक ब्रांच को बता रहा है, डेफिनेट बता रहा है, तो क्या होता है? जॉन इज द सिविल इंजीनियर। ठीक है, तब द का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ओनली इंजीनियर है, तो इंजीनियर में बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं, तो द का यूज़ होगा नहीं। और इंजीनियर, तो ये इसको अगर हम हिंदी में देखें तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है। अब ई क्या होता है? ई हमारा स्वर होता है, तो जो भी स्वर हिंदी में आएगा उससे पहले हम क्या लगाएंगे? उससे पहले हम एन लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो है चूज द वर्ड विच करेक्ट यूसेज इन द सेंटेंस। ही वॉज टू टायर्ड टू कॉन्टिन्यू एनी डैश, फार, फारदर, फारदेस्ट, फर्दर। तो फार मतलब क्या होता है? दूर, तो वो इतना टायर्ड था कि वो दूर नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत। फारदर मतलब क्या होता है? फारदर मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फारदर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच फारदर इज द एयरपोर्ट फ्रॉम होम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे होम से एयरपोर्ट कितना दूर है, मतलब यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस का बात हो रहा है। तो ही वॉज टू टायर्ड टू कॉन्टिन्यू, यहाँ तो कोई फिजिकल डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फारदेस्ट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दूर, यहाँ भी फिजिकल डिस्टेंस है, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्दर। अब फर्दर किसको बताता है? फर्दर बताता है मतलब कोई चीज़ को ऐड करने के लिए, ऐड मोर। ठीक है, जैसे कि ही वॉज टू टायर्ड टू कॉन्टिन्यू एनी फर्दर, मतलब वो इतना थक गया था कि वो आगे वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर, फिर आगे वो और ऐड मोर नहीं कर सकता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फर्दर। अब मैं आपको दो सेंटेंस दे रही हूँ, आप मेरे को बताओगे इस सेंटेंस में फारदर लगेगा कि फर्दर लगेगा, किस में फारदर लगेगा और किस में फर्दर लगेगा। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है? द मॉल इज डैश फ्रॉम द हाउस, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे फारदर लगेगा कि फर्दर लगेगा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है कॉल मी टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन डैश, फारदर या फिर फर्दर। तो आप इन दोनों का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसे ही आगे और मॉडल पेपर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब के बटन को प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF और साथ साथ आपके डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। Thank you for your time and thank you for watching this lecture.